अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, जिसको हम लोग सेगमेंट रिपोर्टिंग के नाम से भी जानते हैं। जब कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सेक्टर्स में काम करता है, डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने का मतलब है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या तो काम करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, बोलें, या वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पक्की बात है ना। सेकंड, या तो वो डिफरेंट एरियाज में काम कर रहा होगा जियोग्राफिकली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो डिफरेंट तरीके से काम कर सकता है, या तो वो डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज को दे सकता है, या फिर वो डिफरेंट एरिया में काम कर सकता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विसेज की, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र को इस लायक बनाता है। सोचें, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र को इस लायक बनाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट एरियाज़ के रिस्क और रिटर्न को एसेस कर सके। क्लियर है। दूसरा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स को डिसीज़न लेने लायक बनाता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीज़न ले सके। तीसरा, हाँ, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो भी इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 को यूज़ करेगा, दे हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशन। तो कंपेरेटिवली भी हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम मैच कर सकते हैं कि मेरे कंपटीटर का क्या हाल चाल है और उसके कंपटीशन में या उसके कंपैरिजन में मेरा क्या हाल चाल है। कंपेरेटिवली हम स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फ़ायदा किस चीज़ का मिलता है, कंपैरिजन का। हमें फ़ायदा किस चीज़ का मिलता है, एनालिसिस करने का, डिसीजन लेने का। अगर हम बात करें स्कोप की, कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का स्कोप क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, तो दिमाग में ये बात बैठा लें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 का स्कोप है कि अगर कोई कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है एवन होल्डिंग एंड सब्सिडरी के केस में, तो वहाँ पर भी ये स्टेटमेंट कंपल्सरीली एप्लीकेबल होगा। यानी अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, देन यू हैव टू यूज़ अ सेगमेंट रिपोर्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 एज सच। अगर कोई कंपनी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को तैयार कर रहा है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों को प्रिपेयर कर रहा है, then in that case also the company has to use this accounting standard 17 for consolidated financial statement and not for separate financial statement। कंपनी को वहाँ पर consolidated financial statement पर ये accounting standard 17 अप्लाई करना पड़ेगा, न कि separate financial statement पर। क्लियर है। सोचें, इसका स्कोप बताया गया है दो तरीके से। पहला तरीका बताया गया है कि ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर भी इक्वली एप्लीकेबल होगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई कंपनी दोनों स्टेटमेंट बनाती है, consolidated as well as separate, then in that case the company has to follow it on a consolidated financial statement, that's it, this is mandatory। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।
ये सेगमेंट्स होते क्या हैं? अगर हमसे बात की जाए कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेगमेंट, हम लोग यहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन मैंने केवल एक हल्का सा आपको हिंट दिया था कि सेगमेंट का मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विसेज में काम करती है या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में काम करती है। हम सेगमेंट को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज बिजनेस सेगमेंट। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेगमेंट इज नोन एज business segment, while in the case of while the second segment is geographical segment। दोनों ही तो बताया था अभी। the first one is business segment and the second one is geographical segment। ये business segment क्या है और ये geographical segment क्या है? business segment की अगर मैं बात करूं तो simply it has been defined, it means a component of business, it means a component of business, it means a component of business। ये एक business का part है, component है। it means it is a component of business। जाहिर सी बात है बिजनेस किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा? कंपोनेंट है बिजनेस का, किस चीज़ में इन्वॉल्व होगा? द बिजनेस विच इज़ इन्वॉल्व, द बिजनेस विच इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। बोलें, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अगर यहीं तक ख़त्म हो जाती डेफिनीशन तो शायद हम लोग सेगमेंट को थोड़े हल्के में लेते। इसके आगे जो लाइन लिखी है जरा ढंग से सुनेंगे। इट मीन्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ बिजनेस विच इज़ इन्वॉल्व इन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। व्हाट नेक्स्ट? आखिर क्या लाइन ऐड की गई होगी? हैविंग separate risk and returns। this is the most important line जिसके कारण सेगमेंट रिपोर्टिंग कंपलसरी हुआ। अगर कोई सेगमेंट का मतलब होता है एक पार्ट, सेगमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा, अगर उसका डिफरेंट रिस्क और रिटर्न है अपने दूसरे प्रोडक्ट के रिस्क और रिटर्न से, तो ही वो एक सेगमेंट का हिस्सा बनेगा। अगर दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों एक दूसरे के साथ यूज होते हैं, दोनों का रिस्क और रिटर्न एक दूसरे के साथ अटैच है, देन इट इज नॉट नोन एज बिजनेस सेगमेंट। केवल बिजनेस सेगमेंट वही हो सकता है जो अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज में तो काम करे बिजनेस, लेकिन हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग रिस्क और रिटर्न है, हर एक सर्विस का अपना अलग अलग रिस्क और रिटर्न है, तभी वहाँ काम करेगा आपका बिजनेस सेगमेंट। तो सर ये जियोग्राफिकली सेगमेंट क्या है? जियोग्राफिकल सेगमेंट है, इट मीन्स अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेटिंग इट्स ऑपरेशन इन डिफरेंट एरियाज। बोलो ना। एंड हैविंग व्हाट? एग्जैक्टली, एंड हैविंग सेपरेट रिस्क एंड रिटर्न। किसी भी एक एरिया का दूसरे एरिया के साथ रिस्क और रिटर्न में कोई मेल नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है। तो हमारे दो तरह के सेगमेंट बनेंगे। द फर्स्ट वन इज बिजनेस सेगमेंट एंड द सेकंड वन इज जियोग्राफिकल सेगमेंट। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, हटा सकते हैं, नोट करें इसको।
अब एक क्वेश्चन माइंड में सेट हो रहा होगा, जानते हैं क्या, कि सर आपने तो कोई एग्जाम्पल दिया ही नहीं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, पहला, प्रोडक्ट बेसिस आप अपने सेगमेंट को सेट कर सकते हैं, जैसे पेपर, पेंसिल एक्सेट्रा, बोलें प्रोडक्ट वाइज। एक और बेसिस पर आप अपने बिजनेस सेगमेंट को बांट सकते हैं, जानते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस और रिटेल बिजनेस। हम अपने सारे बिजनेस को एरिया वाइज नहीं बांट रहे, प्रोडक्ट वाइज बांट रहे। प्रोडक्ट वाइज कौन से, बिजनेस वाइज, नॉट प्रोडक्ट वाइज, बिजनेस वाइज। या तो मैं बिजनेस कर रहा हूं इंस्टीट्यूशंस के साथ, या तो मैं बिजनेस कर रहा हूं रिटेलर्स के साथ। तो इंस्टीट्यूशनल को एक तरफ करो, रिटेलर्स को एक तरफ करो। हो सकता है मैं बिजनेस कर रहा हूं ब्रांचेस के साथ, या हो सकता है या मैं बिजनेस कर रहा हूं फ्रेंचाइजीज के साथ। नहीं हो सकता, हो सकता है मैं बिजनेस कर रहा हूं ऑटोमेटिक मशीन से, या हो सकता है मैं बिजनेस कर रहा हूं मैन्युअली। कहाँ इसमें ज्योग्राफी नज़र आई है आपको? अगर किसी में कहीं ज्योग्राफी नज़र आई हो तो आप बताएं। बिल्कुल नहीं है। ब्रांचेस वर्सेस फ्रेंचाइजी इज नॉट अ ज्योग्राफिकल मैनर, this is our business segment. We are doing our business with branches, we are doing our business with franchises. It is not, no not at all. अगर मैं कहूँ कि मैं MP का बनाऊंगा, अब MP में हो सकता है इंस्टीट्यूशनल भी हो सकता है रिटेलर भी हो। अगर मैं MP का बनाता केवल, UP का अलग कर देता, तो ये ज्योग्राफी वाइज था, एरिया वाइज था। लेकिन अब मैं वो तो देख ही नहीं रहा हूँ ना। मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं टोटल इंस्टीट्यूशंस के साथ कितना बिजनेस कर रहा हूँ, या टोटल रिटेलर्स के साथ कितना बिजनेस कर रहा हूँ, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वाइज। क्लियर है? पक्की बात है? आगे चल सकते हैं। अगर इसकी बात करें, ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअली, एरिया वाइज तो है ही नहीं। इसी तरह अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट वाइज, मालूम ही है शुरुआती इसी वर्ड से हुई थी। इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे ज्योग्राफिकली वाइज? एरिया ऑफ ऑपरेशन आपकी मर्जी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बांट सकते हैं, कुछ भी बांट सकते हैं। इंडिया आउटसाइड इंडिया कुछ भी बांट सकते हैं। करेंसी वाइज आप बांट सकते हैं। कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो यूरो को कहती हैं, और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डॉलर्स के लिए बात करती हैं। ज्योग्राफिकली वाइज कौन कौन सी कंट्रीज़ यूरो करेंसी को प्रमोट करती हैं या यूरो करेंसीज पर काम करती हैं, और कौन कौन सी कंट्रीज़ डॉलर के बेसिस पर बिजनेस करते हैं। एरिया वाइज हो सकता है, बैकवर्ड एरिया एक तरफ रखो और फॉरवर्ड एरिया एक तरफ रखो। नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। फर्स्ट एंड थर्ड एक नहीं हुआ, मैंने ईस्ट जोन को और वेस्ट जोन को अलग अलग कर दिया। अब इस ईस्ट जोन में हो सकता है बैकवर्ड भी आ जाए, फॉरवर्ड भी आ जाए। आप सब कैटेगराइज करते जा रहे हैं, वो आप अपनी मर्जी के ऊपर ज्योग्राफिकली बांट रहे हैं इस तरह से। क्लियर है? नोट कर लें इसको तुरंत। बिल्कुल सही बात है। नाउ इट इज़ एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी दैट ऑन विच बेसिस दे आर जस्ट गोइंग टू ऑप बिजनेस सेगमेंट और ज्योग्राफिकल वाइज सेगमेंट। अब केवल ये सोच लेना, सुन लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। केवल ये सोच लेना कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी कंपनी ने बिजनेस सेगमेंट को ऑप्ट किया है तो उसको ज्योग्राफिकल सेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। या ये सोच लेना कि अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने ज्योग्राफिकल सेगमेंट को ऑप्ट किया है देन दे आर ऑफ नो यूज टू यूज द बिजनेस सेगमेंट। बिल्कुल गलत है सोचना, बिल्कुल गलत है सोचना। नेक्स्ट टॉपिक जो है
हम इसी के बारे में बात करेंगे, नोट करें। चल सकते हैं आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सेगमेंट। आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? आप जब भी क्लासिफाई करेंगे सेगमेंट को, या तो वो प्राइमरी सेगमेंट होगा या तो वो सेकेंडरी सेगमेंट होगा। बोलो भाई। नीड ऑफ सेगमेंट। व्हाट इज द नीड ऑफ सेगमेंट? मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। पहला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना ताकि वो एक्यूरेटली डिसीजन ले सकें, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी एज अ होल बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट वाइज, सर्विसेज वाइज और जियोग्राफिकली वाइज। ठीक, पक्का है। अब आते हैं, सेगमेंट को मैंने दो पार्ट में बांटा, एक है प्राइमरी सेगमेंट और एक है सेकेंडरी सेगमेंट। अगर मैं प्राइमरी सेगमेंट बिजनेस को लूँगा तो मेरी मजबूरी है, ढंग से समझना, कि मुझे जियोग्राफिकल सेगमेंट को सेकेंडरी लेना ही पड़ेगा। This is not an optional thing to use any one of both of these two, not at all. I have to opt both of these two. अगर मैंने जियोग्राफिकल सेगमेंट को चुना है तो बिजनेस सेगमेंट मेरा सेकेंडरी होगा। सर, क्या ये मेरे ऊपर है कि सेकेंडरी और प्राइमरी अपने ऊपर रखूं? बिल्कुल गलत जवाब। ये आपके ऊपर नहीं है। यू हैव टू क्लासीफाई इट। ये कंपनी के ऊपर बिल्कुल नहीं है कि आप ये सेट करें कि बिजनेस सेगमेंट प्राइमरी रखें या जियोग्राफिकल सेगमेंट प्राइमरी रखें। इससे मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। अगेन वी कैन चीट द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मेरा जियोग्राफिकल वाइज अच्छा बिजनेस चल रहा है देन आई विल शो देम आर फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल वाइज। हम मैनिपुलेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बने। हटा सकते हैं? जरा देखें कैसे क्लासिफिकेशन होता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डोमिनेंस कौन करता है? डोमिनेंट एलिमेंट कौन है? अगर डोमिनेंट एलिमेंट बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, अगर डोमिनेंट एलिमेंट, तो हमारा प्राइमरी सेगमेंट होगा बिजनेस और सेकेंडरी सेगमेंट होगा जियोग्राफिकल। अब क्लियर हुआ? हाँ या ना? अगर आपका डोमिनेंस जियोग्राफी वाइज ज़्यादा है तो आपका प्राइमरी सेगमेंट होगा जियोग्राफिकल और सेकेंडरी सेगमेंट होगा बिजनेस। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं सर दोनों मेरे डोमिनेंट हैं, तो दोनों प्राइमरी माने जाएंगे। और अगर आप कहते हैं सर डू नॉट नो, हम नहीं जानते, ये भी तो हो सकता है, कौन डोमिनेंस कर रहा है हमें तो पता ही नहीं चल रहा, तो इस केस में हम लोग बिजनेस सेगमेंट को हमेशा ऊपर रखेंगे और ये एज्यूम कर लेंगे कि ये प्राइमरी होगा और जियोग्राफी क्या होगा? सेगमेंट सेकेंडरी होगा। ये एज्यूम करना पड़ता है। दिस इज द वे टू डिफाइन और क्लासिफाई योर सेगमेंट्स।
इंपॉर्टेंट नोट लिख दें। It is important to classify segment accurately। क्या रीज़न है मालूम है? Cause disclosure requirements are different। अब बात समझ में आई? ये नहीं कि आपकी जो मर्जी आ रही है आप उसी ऑप्शन के बेसिस पर डोमिनेंस मान लो ना। दोनों के डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स जो होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बिजनेस सेगमेंट को ढंग से क्लासिफाई करें और एक्यूरेटली क्लासिफाई करें। अगर हम इसमें फेल्योर कर जाते हैं तो हमें वो चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ जाएंगी जिसका कोई इम्पोर्टेंस या रेलिवेंस नहीं। लेकिन साइड से कौन करेगा कि हमने जो क्लासिफाई किया वो सही है? जब आप डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट में आते हैं, आपने कहा कि सर वो क्या सिस्टम है जिससे हम ये क्लासिफाई कर पाएँ कि हमारा बिजनेस सेगमेंट डोमिनेंस है या ज्योग्राफिकल वाइज। आता है, अभी आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हाउ टू डिटरमाइन रिपोर्टेबल सेगमेंट। मेरी बात समझना, आप ये डिसाइड करने जा रहे हो कि आपका कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल है और कौन सा सेगमेंट रिपोर्टेबल नहीं है। इसके लिए कुछ टेस्ट बताए हुए हैं, उन टेस्ट को हमें देखना पड़ेगा। जैसे एक मरीज जाता है डॉक्टर के पास तो डॉक्टर डिफरेंट टेस्ट लिख कर देता है, उसी तरह यहाँ पर भी आपको कुछ टेस्ट दिए हुए हैं। आप उन टेस्ट से हो कर के गुजरेंगे और उसके बाद बताएंगे कि पर्टिकुलर सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट है या नहीं। जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है रेवेन्यू टेस्ट, दूसरा टेस्ट आता है रिजल्ट टेस्ट, थर्ड टेस्ट जो आता है वो आता है एसेट टेस्ट। और इसके अलावा भी हम लोग एक और तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट चॉइस। सर ये बात समझ में नहीं है, आपने ऊपर 3 अलग लिखे, एक यहाँ अलग लिखा। एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं 75% टेस्ट। इसको क्यूमुलेटिवली हम नाम देते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट या क्वालिफाइंग लिमिट्स। आपको सबसे पहले क्वालिफाइंग टेस्ट पे जाना होगा। ये तो आपकी मजबूरी है, आप कुछ सोच नहीं सकते। आप अगर क्वालिफाइंग टेस्ट में फॉल करते हैं देन यू हैव टू रिपोर्ट द पर्टिकुलर सेगमेंट। मैनेजमेंट चॉइस, नाउ इट इज एट द ऑप्शन ऑफ द मैनेजमेंट टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर सेगमेंट और नॉट, दे कैन चॉइस इट। नाउ द लास्ट वन इज योर 75% टेस्ट, वो बाद में देखते हैं क्या है। फिलहाल स्टार्ट कर सकते हैं कहाँ से? रेवेन्यू टेस्ट से। हटा दें, बहुत ही सिंपल है, तीनों ऑप्शनल नहीं है। मैंने कहीं ऑप्शनल और वर्ड नहीं यूज़ किया, मैं बताते जा रहा हूँ आपको। आप कोई भी चीज़ एज्यूम ना करें। सबसे पहले है रेवेन्यू टेस्ट। अगर किसी सेगमेंट की, ढंग से सुनेंगे, अगर किसी सेगमेंट की रेवेन्यू ऑल सेगमेंट की रेवेन्यू की कम से कम 10% या से अधिक है तो सारे सेगमेंट की रेवेन्यू का अगर टोटल
मेरे सेगमेंट में 10% से ज़्यादा है तो मेरा सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट माना जाएगा। इधर देखिए 4 डिपार्टमेंट हैं और ये टोटल है। टोटल सेल कितनी हो गई? 100। अगर टोटल सेगमेंट की सेल का कम से कम 10% या उससे अधिक की सेल पर्टिकुलर एक सेगमेंट की है तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसको हम कहेंगे दिस इज योर रिपोर्टेबल सेगमेंट। यहाँ का टोटल सेल के 10% से कम है, दिस इज नॉट अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। इसकी टोटल सेगमेंट की सेल के 10% से अधिक है, दिस इज योर रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये भी हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। यानी टोटल सेल्स का, सर कौन से सेल का? केवल एक्सटर्नल सेल का या एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों? हो सकता है ए डिपार्टमेंट ने बी को, सी ने भी बी को कोई सामान बेचा था, ए ने बी को और बी ने सी ने बी को सामान बेचा था, तो क्या वो सेल भी इसमें शामिल है या केवल एक्सटर्नल सेल्स के बेसिस पर हम डिसीजन लेंगे? बताएं। हम लोग जब भी डिसीजन लेंगे दैट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सेल्स। जब भी हम डिसीजन लेंगे वो टोटल सेल्स के बेसिस पर लेंगे, इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेल्स। क्लियर है? दिस इज योर रेवेन्यू टेस्ट। ये क्लियर हुआ? सुनिए इधर, सेकंड टेस्ट आता है हमारा रिजल्ट टेस्ट, और यहीं पर बच्चे मात खाते हैं। टोटल हमारा रिजल्ट है 20 इनकम, इसकी टोटल इनकम है 581 -5 हो सकता है ना, और इसका 12, ये हो सकता है। टोटल रिजल्ट कितना आ गया? 20। दिख रहा होगा? सेम वही प्रोसीजर। अगर किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट के 10% या उससे अधिक है तो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। सुन लें, टोटल प्रॉफिट कितना है? 25, नॉट 20। टोटल प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है? दोनों में से ज़्यादा कौन है, 25 या 5? तो बेस आप ले लेंगे 25 को। 25 का ये कितना परसेंट है? ये कितना परसेंट है देख लें। थर्टी, और बाकी इसका देखें 48। ये भी हमारा रिपोर्टेबल है, ये भी हमारा रिपोर्टेबल, 10% से अधिक है ना, सब रिपोर्टेबल है। यहाँ पर एक आया था डिपार्टमेंट नॉन रिपोर्टेबल व्हाइल वी आर जस्ट टेकिंग द टेस्ट ऑन रेवेन्यू बेसिस। तो सर इस टेस्ट के हिसाब से तो ये नॉन रिपोर्टेबल है और इस टेस्ट के हिसाब से ये रिपोर्टेबल है, तो क्या अब चारों रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए क्या? आप कहेंगे हाँ, आप कहेंगे हाँ, क्योंकि हम लोग टेस्ट केवल रेवेन्यू का नहीं करने जा रहे हैं, केवल रिजल्ट का नहीं करने जा रहे हैं, हम एक और टेस्ट करेंगे और जिसका नाम है एसेट टेस्ट। सुन ले पहले। सर अगर आप यहाँ पर 25 लिख देते, नहीं हो सकता? तो टोटल लॉस कितना है?
और टोटल प्रॉफिट कितना है, बेस किसको लेते मालूम है, 25 को। जो दोनों में से ज़्यादा हो, जितने प्रॉफिट्स हैं सारे सेगमेंट के एक तरफ रख लें, जितने लॉसेस हैं सारे सेगमेंट के एक तरफ रख लें, जो दोनों में से ज़्यादा हो यू हैव टू टेक द बेस टू टेक द टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट विच एवर इज ग्रेटर। अब क्लियर है? चल अब मैं बात करता हूं एसेट टेस्ट के बेसिस पर। हर एक डिपार्टमेंट या सेगमेंट में अगर किसी सेगमेंट में टोटल सेगमेंट की एसेट का कम से कम कितना 10% या उससे अधिक क्या हो एसेट हो तो वो रिपोर्टेबल सेगमेंट है। अरे तीनों में तो मैंने वही बात बोली, 10% या उससे अधिक की रेवेन्यू, 10% या उससे अधिक का इनकम प्रॉफिट या लॉस, 10% या उससे अधिक की एसेट्स ऑफ टोटल सेगमेंट, तो ये रिपोर्टेबल सेगमेंट होते हैं। अगर कोई सेगमेंट यहाँ नॉन रिपोर्टेबल है, यहाँ नॉन रिपोर्टेबल लेकिन यहाँ रिपोर्टेबल है तो उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो डिपार्टमेंट सी या सेगमेंट सी भी हमारा रिपोर्टेबल होगा, वही सेगमेंट हमारा रिपोर्टेबल नहीं होगा जो कहीं भी नॉन रिपोर्टेबल, सारी चीज़ों में सारे के सारे टेस्ट में नॉन रिपोर्टेबल आया। यहाँ भी नॉन रिपोर्टेबल, यहाँ भी नॉन रिपोर्टेबल, यहाँ भी नॉन रिपोर्टेबल, तब आप कहोगे ठीक है सर ये तो नॉन रिपोर्टेबल है। किसी एक में अगर कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल है तो वो रिपोर्टेबल है, आगे सोचना बेकार की बात है। अगर किसी एक टेस्ट में क्वालिफाई आप कर जाते हैं तो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज अ रिपोर्टेबल सेगमेंट। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। हटा दें? तो आपने कितने टेस्ट किए इसमें? 3। पहला टेस्ट किया रेवेन्यू टेस्ट, दूसरा टेस्ट किया रिजल्ट टेस्ट और तीसरा टेस्ट किया आपने एसेट टेस्ट। और इन तीनों को हम लोग कहते हैं क्वालिफाइंग टेस्ट। क्या बोलते हैं? और सब में 10% या अधिक, 10% और मोर, एग्जैक्ट 10% भी शामिल होगा। बोलो ना, दिस इज आवर क्वालिफाइंग टेस्ट। सेकंड की बात करते हैं। क्या था सेकंड? मैनेजमेंट चॉइस। सेकंड इज योर मैनेजमेंट चॉइस। अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जिसको मैनेजमेंट रिपोर्ट करना चाहता है उसको मैनेजमेंट सेलेक्ट कर सकता है अपने ओन मोशन पे। थर्ड इज योर 75% रेवेन्यू टेस्ट। सुन ले, बोले अगर मैनेजमेंट ने जो सेगमेंट ऑप्ट किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कितना हुआ टोटल, जरा ऐड करें। 69। और कितना बचा? 18। पक्का? टोटल कितना हो गया? ये तो रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी रिपोर्टेबल है। ज़रा टोटल करके देखें कितना आया।
85। 8 पक्का ना? चल, ये हमारा सिस्टम बना। क्या ये रिपोर्टेबल है? क्या ये रिपोर्टेबल है? टोटल रिपोर्टेबल कितने हुए? 1, 2 और 3। टोटल करें, टोटल करें तीनों का। 67। अरे कम से कम अपने बिजनेस का 75% का तो सेल्स को रिपोर्ट करो। अब मेरी बात समझ में आई? कम से कम अपने टोटल बिजनेस में जितनी सेल हो रही है उसका 75% का तो रिपोर्टिंग सेगमेंट लाओ। आप करें, कितना है? 67 है। कितना लेस हो रहा है? माइनस है। कितना लोअर है? 8। 8 कहाँ से लाओगे? अब अगर मैनेजमेंट चाहता है इन दोनों को, कर सकता है। केवल अकेला इसको तो कर सकता है। अब उसके चॉइस के ऊपर है। यानी टोटल सेल का कम से कम हम अपने बिजनेस का रिपोर्टेबल सेगमेंट तो दिखाएं। दैट्स वाई दिस इज देयर। दैट इज नोन एज 75% रेवेन्यू टेस्ट। नोट कर ले। तो हम लोगों ने सेगमेंट जो देख लिए, रिपोर्टिंग सेगमेंट किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोगों ने टेस्ट कर लिए। एक जो रिपोर्टिंग करते समय जो हमें इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान में रखना है, अगर कोई सेगमेंट प्रीवियस ईयर में, अगर कोई सेगमेंट प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल सेगमेंट था, क्या था? रिपोर्टेबल सेगमेंट। और अगर कोई सेगमेंट करंट ईयर में, मीन्स वही सेगमेंट नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाता है। अगर कोई सेगमेंट, सेगमेंट डी, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल सेगमेंट था और वही सेगमेंट इस करंट ईयर में नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाता है, बावजूद इसके ये रिपोर्टेबल होगा। क्लियर हुआ? अगर कोई सेगमेंट प्रीवियस ईयर में रिपोर्टेबल सेगमेंट था और वही सेगमेंट करंट ईयर में नॉन रिपोर्टेबल सेगमेंट में आ जाता है या टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो उस केस में भी वो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। हाँ या ना? असाइनमेंट दिया गया है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द चीफ अकाउंटेंट, क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा ढंग से देखेंगे। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग डेटा। सेगमेंट एसेट्स है MNOPQR। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं MNOPQ and the last one is R and total. अगर इसकी बात करें तो सेगमेंट की जो रेवेन्यू थी वो कितनी थी बता सकते हैं? हाँ, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, आप एसेट्स बता रहे हैं। 300, 620, 80, 60, 80, टोटल 1200। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बता सकते हैं आप? हाँ बताएं।
25%, 6, 51.66%. ठीक, 0.067. 6.7%. हम्म, 6.7. बस ना, 5%. ये 100%। 6.6. हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्टेबल कौन है? यस, यस, नो, नो, नो एंड नो। बोलो भाई, आ गया? रेवेन्यू के बेसिस पर देख लिया, दूसरा देखते हैं रिजल्ट के बेसिस पर। बताएं रिजल्ट कितना कितना? 50. सॉरी, 50. 50 -190. -190, 10. 10, 10. 10 -10. -10, 30. 30, टोटल -100. -100। अच्छा, परसेंटेज। जब हम रिजल्ट के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सारे प्रॉफिट्स को आप एक साथ लिख लीजिए और सारे लॉसेस को एक तरफ लिख लें। प्रॉफिट का टोटल आएगा 100, लॉस का टोटल आएगा 200। बेस किसको लेंगे? -200 नहीं, 200, फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग द परसेंटेज। नाउ 200 का 50 कितना परसेंट होता है? 25%। 190, हाँ 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 हाँ, 50, बोलें या ये हमारा यस रिपोर्टेबल है ना? ये तीसरा टेस्ट आता है एसेट सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट? एसेट सेगमेंट। हाँ बताएं। 40. हम्म 80. हम्म 30. हम्म 20. हम्म 20. हम्म 10. कितना है टोटल? 200. परसेंटेज में नहीं बता सकते आप? 20. 40. 10. रिपोर्टेबल कौन होगा तो आप बता नहीं पाएंगे? बता लेंगे। इन टोटालिटी अगर देखा जाए, नटशेल में अगर रिजल्ट की बात की जाए, हाँ बताएं, तो टोटल रिजल्ट यस, किसी एक में यस तो सब में यस, किसी एक में यस अगर यहाँ भी कट होता तो हम कहते नहीं अब तो हो गया, अब तो बेटा गए काम से, ये भी गया और ये भी गया। ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, ऑल द सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल। अब क्लियर हुआ? बोलें भाई, नोट करें। Conclusion: all the segments are reported.
देखें क्वेश्चन नंबर 2, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 देखें। एन एंटरप्राइजेज प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स इन 2 geographic segment. It considers प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन एज द मेजर एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। मैंने बताया था बिजनेस सेगमेंट की डेफिनेशन साफ साफ। बिजनेस सेगमेंट मीन्स द component of a business involving in different type of products or services and having a separate risk and returns। यहाँ पर वही तो बोल रहा है, आप जियोग्राफिकली भी हैं और आप बिजनेस सेगमेंट में भी हैं, लेकिन डोमिनेंट कौन है? बिजनेस सेगमेंट। साफ साफ लिखा है, जरा देखें। गिवन बिलो इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फॉर साइज टेस्ट। सेल्स के बारे में दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, एसेट्स एंड प्रॉफिट्स के बारे में दिया है, और टोटल ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ, ठीक है, टोटल ऑफ लॉस दिया हुआ, ठीक है, वो बात की बात है। हमें रिपोर्टेबल सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। कितने डिपार्टमेंट हैं बता सकते हैं? कौन कौन से? P1, P2, P3, P4 and P5 and this is your total। ज़रा बताएं, सबसे पहला जो टेस्ट लेते हैं हम लोग वो होता है रेवेन्यू टेस्ट। बताएं कौन कौन सा है, कितना दिया है? 150, हाँ 40, हाँ 25, 25, 50, 50, 28, टोटल कितना है? 293। 293। इसको हम परसेंटेज में तो लिख नहीं पाएंगे। हाँ तो बताएं, अगर ये 100% है 51.2%, 13.65%, 13.65, 8.5%, 17.06%, and 9.55। नियर अबाउट यही आएगा। अब आपको बताना है विच वन सेगमेंट इज रिपोर्टेबल। यस यस नो, यस नो, समझ में आई? दूसरा कौन सा टेस्ट लेते हैं हम लोग? रिजल्ट टेस्ट। हाँ बताएं, क्या क्या दिया है? 50, -20, -6, 10, 5। जब मैंने इसके परसेंटेज की बात की थी तो आपको प्रॉफिट एक जगह लिख लेने हैं और लॉस आपको अलग लिख लेने हैं। बड़ा कौन है? बेस क्या ले लेंगे आप? 65 में 50 कितना परसेंट होता है? 77%, हाँ 20 कितना परसेंट होता है? 31%, हाँ 6 कितना परसेंट होता है? 9%, ठीक। 10 कितना परसेंट होता है? 15%, 15 नियर अबाउट। 5 कितना परसेंट होता है? 8%। अब आप बताएं हमको रिपोर्टेबल कौन कौन है? पहला यस यस नो, यस नो। तीसरा कौन सा टेस्ट है? एसेट कितने कितने की हैं बताएं? 300, 50, 50, 70, 40, टोटल 510, परसेंटेज में तो आप लोग बता नहीं पाएंगे। नहीं बताएं। 60, 59%, 59, हाँ 10%, नियर अबाउट 10, हाँ 40%, हाँ। 9%। अब बताएं रिपोर्टेबल कौन कौन है?
एक डिपार्टमेंट इसमें ऐसा आ गया सेगमेंट जिसको रिपोर्टिंग नहीं करनी, तो कॉन्क्लूजन यस यस, किसी एक में भी यस तो यस, ये नो। बोलो भाई, पक्का नोट कर लें। देखें क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ असाइनमेंट। क्या है ये? An enterprise operates through either segment, namely A, B, C, D, E, F, G, H. बहुत ज़्यादा सेगमेंट है। The relevant information about these segment is given in the following table. सेगमेंट रेवेन्यू, एक्सटर्नल एंड इंटर सेगमेंट सेल्स। मैंने आज थोड़ी देर पहले ही बताया, while we are just going to take the test on the basis of revenue, we have to consider internal as well as external as well as internal sales. Both of these two sales will be considered. Now segment result is given to us in the same way segment asset. Identify reportable segment. कितने डिपार्टमेंट हैं ए से लेकर? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। थोड़ा और बढ़ा देता है, ABCD कंप्लीट हो जाती है, रिवीजन हो जाता है ABCD का। काफ़ी साल हो गया पढ़े हुए। हाँ बताएं। पहला रेवेन्यू के बेसिस पर, हाँ कितना कितना है? टोटल इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। हाँ सॉरी, हाँ 15, 350, हाँ 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 टोटल। चलिए परसेंटेज में बता सकते हैं? $16.66 16.66 आएगा, ठीक है। हम्म 7. हाँ 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 4.16, हाँ ठीक। रिपोर्टेबल बताओ। फर्स्ट, सेकंड, नो 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 एंड नो। रिजल्ट के बेसिस पर बताएं कितना कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? +5, -90, -90, 50,
+5 हाँ सॉरी -5 हाँ 8 हाँ -5 हाँ 5 हाँ 7 टोटल कितना है? प्रॉफिट्स को अलग कर लें, 5 + 50 + 8 + 5 + 7। लॉसेस को अलग कर लें, -90 मीन्स प्लस प्लस कर लें लॉसेस को सब। 100 आ गया, इसका 75। तो परसेंटेज हम किसके बेसिस पर लेंगे? जो ज़्यादा है। 100 का 5%, 90%, 50%, 5%, 8, 5, 5 एंड 7। रिपोर्टेबिलिटी आपको बतानी है किस डिपार्टमेंट को या सेगमेंट को हम रिपोर्ट करेंगे। yes no क्लियर है? थर्ड आप बता सकते हैं क्या है? हाँ, एसेट टेस्ट बताएं। 15 47 5 11 3 5 5 9 टोटल 100 एग्जैक्ट परसेंटेज में तो आसानी से निकल गया। 50% 47 अच्छा, रिपोर्टेबल बता सकते हैं? अब तो बड़ा आसान है। कॉन्क्लूज़न क्या आएगा ज़रा देखें। अब मैनेजमेंट की चॉइस है इनमें से लेना तो ठीक, लेकिन कम से कम टोटल सेल का 75% रिपोर्टेबल होना चाहिए। टोटल सेल कितनी दी है? 600। रिपोर्टेबल ज़रा देखें, 75% कितना होता है 600 का? 450। ऑलरेडी रिपोर्टेड कितना है? 1 2 1 2 3 4, चारों को ऐड करें 60, 375, 475। दैट इज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं। यानी हमने 75% टेस्ट रिजल्ट को भी पास कर लिया। बच्चे ने कहा बिल्कुल सही बात कि सर इस समय तो हम लोग केवल एक्सटर्नल को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात, हम लोग केवल और केवल जब हम 75% टेस्ट को देखेंगे वो केवल डिपेंड रहेगा किस पर? एक्सटर्नल सेल्स पर। ज़रा देखें एक्सटर्नल सेल्स टोटल कितना था बताएं। इन टोटल का सारा टोटल का 400, उसमें से डिपार्टमेंट ए का कितना था रिपोर्टेबल एक्सटर्नल? 400 का 75% कितना होता है? 300। और इतना कम से कम रिपोर्ट करना है। इसमें से हमने रिपोर्ट कितना कर दिया? ए का बताएं एक्सटर्नल 0, बी का 255, सी का 15 डी का 10 बस हो गया। बताएं कितना बचा? 20 बचा हुआ है ना। अब ये 20 शॉर्ट कर रहा है, यानी 75% टेस्ट को हम पास नहीं कर पाए। किसको लेना चाहते हैं आप? इसको लेने से क्या काम बनेगा? नहीं। इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, किसी एक को ले लें। किसको लेना चाहते हैं? ठीक, तो आप कंक्लूजन में लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट 75% external sales was not considered as a reportable segment. That's why we pick segment F for the purpose of reporting as a reportable segment. नोट कर लें।